हे एवरीवन, इसमें भी 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के हैं। मतलब अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं है, पेपर 2 घंटे बाद है। तो सबसे पहले क्या है कि औदुंबर, एधेय और कुड़ित किस प्रकार के राज्य थे। तो वो एक चीज़ याद रखना, जनजातीय गणराज्य थे। उसके बाद योद्धेयों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। तो उनका प्रमुख क्षेत्र पंजाब और हरियाणा था। कुणिदा कुणित जनजाति के मुख्य किस क्षेत्र में निवास करते थे। तो वो मुख्य हिमालयी क्षेत्र में निवास करते थे। औदुंबरों का संबंध किस क्षेत्र से था। तो पंजाब और हिमाचल के क्षेत्र से था। योद्धेय शब्द का अर्थ क्या होता है। योद्धेय शब्द का अर्थ होता है योद्धा। योद्धेय सिक्कों पर प्रमुख देवता कौन से थे। तो प्रमुख देवता कार्तिकेय थे और इनका जो चिन्ह था वो पीकॉक था। औदुंबर सिक्कों पर किस देवता का प्रभाव मिलता है। तो शिव जी का पहचान मिलता है। कुड़ित सिक्कों पर किस धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। कुड़ित के सिक्कों पे मैंने देखा रहा है कि बौद्ध धर्म का मतलब जो दिखाई दे रहा है। योद्धेय सिक्कों पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है। योद्धेय पे ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। औदुंबर सिक्कों पर कौन सी भाषा मिलती हैं। प्राकृतिक भाषा, याद रखना प्राकृतिक तीनों पे मिली है। ठीक है, कुड़ित सिक्कों पर सामान्यतः कौन से प्रतीक मिलता है। तो कुड़ित पे स्पूत मिलता है क्योंकि ये बौद्धिज्म को फॉलो करते थे। योद्धेय सिक्कों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इनकी प्रमुख विशेषता है सैन्य प्रतीक। औदुंबर सिक्कों पर त्रिशूल किसका प्रतीक था। तो त्रिशूल इनके पर शिव जी का प्रतीक था। कुड़ित सिक्कों पर हिरण चित्र क्या दर्शाता है। हिरण दर्शाता है क्या, दर्शाता है युद्ध शक्ति को। योद्धेय गणराज्य किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो योद्धेय जो गणराज्य थे वो सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। औदुंबर सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो औदुंबर पर ब्राह्मी और खरोष्ठी का प्रयोग हुआ है। 17 कुणित सिक्कों का प्रमुख धातु कौन सा था। धातु अगर कोई पूछे तो हमेशा याद रखना चांदी था। चांदी नहीं होगा तो कॉपर होगा। योद्धेय सिक्कों पर कार्तिकेय को किस रूप में दर्शाया गया था। तो उन्हें युद्ध देवता के रूप में दर्शाया गया था। 1919 क्वेश्चन है, औदुंबर सिक्कों का महत्व किस कारण है। तो इसका महत्व शैव प्रभाव के कारण है। कुड़ित सिक्कों पर किसका चित्र मिलता है। कुड़ित सिक्कों पे स्पूत और हिरण का चित्र मिलता है। योद्धेय सिक्कों पे किसका ज्ञान होता है। तो याद रखना कि सैन्य संगठन का भी ज्ञान होता है, आर्थिक व्यवस्था का भी ज्ञान होता है और धार्मिक विचार का भी ज्ञान होता है। औदुंबर सिक्कों पर शिव का कौन सा प्रतीक मिलता है। तो याद रखना हमेशा त्रिशूल मिलता है। कुड़ित जनजाति किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित थी। तो वो हिमालय से संबंधित थी, जाहिर सी बात है। योद्धेय के सिक्कों पर किस देवता का वाहन दर्शाया गया है। तो उस पर मयूर देवता का वाहन दर्शाया गया है। औदुंबर सिक्कों पर मंदिर का चित्र किसका संकेत है। मंदिर का चित्र है तो वो धार्मिक प्रभाव का संकेत ही होगा। कुड़ित सिक्कों पर बौद्ध प्रतीकों का प्रयोग किसका प्रमाण है। तो ये बौद्ध धर्म का प्रभाव का प्रमाण है। योद्धेय की शक्ति का मुख्य आधार क्या था। तो उनकी शक्ति का मुख्य आधार सैन्य संगठन था। औदुंबर सिक्कों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा, चाहे जो सिक्के हो। कुड़ित सिक्कों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो इनका प्रमुख विशेषताएं थी कि इनके पे बौद्ध चिन्ह मिले हैं। योद्धेय सिक्कों पर अंकित लेख किस भाषा में थे। तो वो जो अंकित लेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। औदुंबर, औधेय और कुड़ित के सिक्कों पर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था दर्शाई गई है। तो याद रखना है ये तीनों ही गणराज्य व्यवस्था में थे। योद्धेय सिक्कों पर कार्तिकेय किसका प्रतीक थे। तो कार्तिकेय थे जो युद्ध और वीरता के प्रतीक थे। कुड़ित सिक्कों पर स्पूत किसका प्रतीक था। तो जो स्पूत था वो बौद्ध धर्म का प्रतीक था। औदुंबर सिक्कों पर किस धर्म का प्रभाव ज्ञात होता है। तो औदुंबर पर शैव धर्म का प्रभाव ज्ञात होता है। योद्धेय सिक्कों पर युद्ध संबंधी प्रतीक क्या दर्शाते हैं। तो वो दर्शाते हैं कि सैन्य शक्ति कैसी थी उनकी। कुड़ित सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि कौन सी थी। तो लिपि इनकी थी ब्राह्मी लिपि थी। औदुंबर सिक्कों का प्रमुख धातु प्रकार क्या था। प्रमुख धातु प्रकार क्या था। तो चांदी थी। योद्धेय गणराज्य का सबसे बड़ा गुण क्या था। तो उनका सबसे बड़ा गुण जो था वो सैन्य संगठन था। कुड़ित सिक्कों का अध्ययन किस प्रकार के इतिहास में स्पष्ट करता है। तो जो कुड़ित के सिक्के हैं वो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास को प्रकट करते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा। औदुंबर सिक्कों पर पाए जाने वाले धार्मिक प्रतीक किसका प्रमाण है। तो ये प्रमाण है वहाँ की धार्मिक आस्था का। योद्धेय सिक्कों पर मयूर देवता का वाहन था। ठीक है, तो ये किस चीज़ का है। तो कार्तिकेय मतलब कार्तिकेय जी को ही युद्ध देवता माना गया था उन लोगों के द्वारा। कुड़ित सिक्कों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक प्रभाव क्या था। तो ये धार्मिक प्रभाव बौद्ध था। कुड़ित लोग बौद्धिज्म को फॉलो करते थे। औदुंबर सिक्कों पर लेख किस लिपि में मिलते हैं। तो वो हमेशा ही ब्राह्मी और खरोष्ठी में मिलते हैं, पता है हमें। योद्धेय सिक्कों पर किस बात का प्रमाण मिलता है। योद्धेय पर हमें प्रमाण मिलता है कि गणराज्यीय सैन्य शक्ति थी ये।
मतलब ये पहले ही थे लोग थे जो रिपब्लिकन थे, बाकी जो 3 थे वो मोनार्की थे। ठीक, कुड़ित सिक्कों पर प्रमुख उद्देश्य क्या था? कुड़ित सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उनका प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक लेन देन था। ठीक, औदुंबर सिक्कों पर कौन सा इतिहास स्पष्ट होता है? तो औदुंबर से धार्मिक और राजनीतिक इतिहास स्पष्ट होता है। योधेय सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका निर्गमन गणराज्य द्वारा किया जाता था। निर्गमन मतलब जारी। गुड़ित कुड़ित जो होते हैं उन सिक्कों पर धार्मिक प्रतीकों का उद्देश्य क्या था? कुड़ित सिक्कों का धार्मिक प्रतीकों का उद्देश्य क्या था? धार्मिक पहचान के लिए। फिर औदुंबर योद्धे और कुड़ित सिक्कों का सबसे बड़ा महत्व क्या था? तो सबसे बड़ा महत्व जनजातीय गणराज्यों की जानकारी थी। ठीक, जनजातीय सिक्कों के अध्ययन से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो उन जाहिर सी बात है वहाँ की राजनीतिक संगठन और धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उपरोक्त सभी। अब हमारा दूसरा टॉपिक है जनरल फीचर ऑफ द लोकल कॉइन्स, अयोध्या, मथुरा, पंचाल। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं है तो कुछ बकवास नहीं करेंगे। अयोध्या, मथुरा और पंचाल के सिक्के किस श्रेणी में आते हैं? तो जो ये हैं वो आते हैं स्थानीय श्रेणी में, स्थानीय सिक्कों की श्रेणी में। स्थानीय कलर चेंज कर लूँ। स्थानीय सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य तो व्यापार था। ठीक, स्थानीय व्यापार। पंचाल क्षेत्र में मुख्यतः किस राज्य से संबंधित था? भाई पंचाल जो था वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, हमें पता ही है। अयोध्या के स्थानीय सिक्के किस काल में अधिक प्रचलित थे? अयोध्या के जो स्थानीय सिक्के थे उत्तर मौर्य काल में बहुत ही प्रचलित थे। मथुरा के सिक्कों पर किस धर्म का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो वो है बौद्ध धर्म एवं वैष्णव धर्म का। जो मथुरा के सिक्के हैं उस पर देखा गया है कि बौद्ध और वैष्णव धर्म का प्रतीक माना गया है, और वहाँ से कुछ सिक्के मिले हैं जो छिद्रित है, तो माना जाता है कि द्वारिका काल के हैं। पांचाल सिक्कों पर किस प्रकार के प्रतीक मिलते हैं? तो पांचाल सिक्कों पर हमें उपरोक्त सभी मतलब वृक्ष, पशु और धार्मिक प्रतीक का पहचान मिलता है। स्थानीय सिक्कों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो भाई याद रखना हमेशा मुद्रा शास्त्र के अंदर कोई भी सिक्कों की जो स्टडी है वो मुद्रा शास्त्र के अंदर ही किया जाएगा। अयोध्या के सिक्कों पर किसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो वो हमेशा याद रखना शुंग प्रभाव अधिक दिखाई देता है। मथुरा के सिक्कों पर प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो प्रमुख लिपि थी ब्राह्मी। ठीक, पांचाल सिक्कों का प्रमुख धातु प्रकार क्या था? तो वो प्रमुख धातु प्रकार था तांबा। स्थानीय सिक्कों का निर्गमन कौन करता था? तो वो हमेशा याद रखना स्थानीय शासक वहाँ के जो होते थे वो उसका निर्गमन करते थे, मतलब जारी करते थे। अयोध्या सिक्कों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये धार्मिक प्रतीक दर्शाते थे। मथुरा सिक्कों पर कौन सी प्रतीक सम्मुख थी? तो वो याद रखना वृक्ष और देवता। वृक्ष मतलब एक रेलिंग के अंदर वो नहीं है, वो मथुरा के लिए। हाँ, मथुरा में एक रेलिंग होती थी, उसके अंदर एक वृक्ष होता था, उसका मतलब चिन्ह होता था ये। पांचाल सिक्कों का महत्व किस कारण है? तो स्थानीय राजनीतिक इतिहास के कारण। स्थानीय सिक्कों से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संगठन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अयोध्या सिक्कों पर सामान्यतः कौन सा प्रतीक मिलता है? तो बैल, वृक्ष, चक्र सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मथुरा किस कारण प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? तो धार्मिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र था, तीनों से ही है, तो प्रयोग डी हो जाएगा। पांचाल सिक्कों पर प्रयुक्त भाषा मुख्यतः कौन सी थी? तो भाई पंचाल में प्राकृतिक प्रयोग की गई थी। स्थानीय सिक्कों का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? स्थानीय व्यापार को सुगम बनाना। इसीलिए सिक्कों का मतलब जो स्टार्टिंग हुई थी ऐसे ही हुई थी। अयोध्या सिक्कों पर किस प्रकार के चिन्ह मिलते हैं? तो अयोध्या सिक्कों पे हमें धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों प्रकार के चिन्ह मिलते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। मथुरा के सिक्के किस बात का प्रमाण है? मथुरा के सिक्के जो हैं राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। पंचाल सिक्कों का संबंध किस प्रकार की व्यवस्था से था? तो याद रखना हमेशा इसका आंसर होगा स्थानीय शासक से। स्थानीय सिक्कों पर बने प्रतीक किसका संकेत देते हैं? तो धार्मिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक, उपरोक्त हैं सब। अयोध्या सिक्कों का प्रमुख धातु प्रकार क्या था? तो तांबा होगा, बिल्कुल तांबा होगा। मथुरा सिक्कों पर किस धर्म का विशेष प्रभाव था? तो वो था उपरोक्त सभी, क्योंकि बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म और शैव धर्म तीनों ही थे मथुरा पर, तीनों लोगों का प्रभाव था। पंचाल सिक्कों पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो पंचाल सिक्कों पे हम देखा गया है कि ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। स्थानीय सिक्के की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो वो थे स्थानीय प्रतीकों का प्रयोग। अयोध्या सिक्कों से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो हमें देखा गया है कि वहाँ धार्मिक, व्यापारिक और स्थानीय शासन का प्रमाण मिलता है, तो सभी हो जाएगा। मथुरा सिक्कों का महत्व किस कारण है? अब किस कारण होगा? तुमको सोचो, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र होने के कारण। पांचाल सिक्कों पर पशु पक्षी के चित्र क्या दर्शाते हैं? धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव।
स्थानीय सिक्कों का अध्ययन किस इतिहास को स्पष्ट करता है? तो डी, मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों लोगों को स्पष्ट करता है। अयोध्या सिक्कों का संबंध किस राजवंश से अधिक माना जाता है? तो जिस राजवंश के अंदर लास्ट में मित्र आए, लेकिन अग्निमित्र नहीं है, ये तो मथुरा में पहुंच जाओगे, देवमित्र ऐसे, ठीक है, तो वो बताएंगे इसमें क्या लिखा है, शुंग वंश के। ठीक, मथुरा सिक्कों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भाई ये थे एक प्रतीक का, धार्मिक प्रतीक था, इस पे कलात्मक थे और व्यापारिक महत्व भी था, तो ये तो प्रूफ तभी हो जाएगा। पंचाल सिक्कों का प्रमुख उपयोग क्या था? स्थानीय व्यापार। पंचाल का नहीं, कोई भी सिक्का हो तो उसका जो मतलब स्थानीय उपयोग यही था कि व्यापार करना। ठीक, स्थानीय सिक्कों पर लेख क्यों अंकित किए जाते थे? तो लेख उनकी पहचान और अधिकार हेतु। ठीक, तो यही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अयोध्या सिक्कों पर वृक्ष का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ये धार्मिक आस्था को दर्शाता है। मथुरा सिक्कों पर देवता के चित्र किसका प्रमाण है? तो ये हमारे धार्मिक प्रभाव का प्रमाण है। पंचाल सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता था? तो उनका भाई निर्गमन जो है स्थानीय शासकों द्वारा किया जाता था। स्थानीय सिक्कों के माध्यम से किसका अध्ययन संभव हुआ? स्थानीय अर्थव्यवस्था पर और धार्मिक परंपरा का, राजनीतिक संगठन का, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अयोध्या सिक्कों पर बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बैल का जो है उनके शक्ति का प्रतीक है, शक्ति और धर्म का। मथुरा सिक्कों का संबंध किस महत्वपूर्ण मार्ग से था? तो इसको याद रखना, व्यापारिक मार्ग, युद्ध मार्ग, धार्मिक मार्ग, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। पांचाल सिक्कों पर धार्मिक प्रतीक का उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक प्रतीक का उद्देश्य धार्मिक पहचान था। ठीक, स्थानीय सिक्कों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो उनका ऐतिहासिक महत्व था स्थानीय इतिहास की जानकारी। अयोध्या सिक्कों पर कौन सी लिपि प्रमुख थी? ब्राह्मी। मथुरा सिक्कों से किसका प्रभाव स्पष्ट होता है? तो सबसे इसका बौद्ध एवं वैष्णव का प्रभाव स्पष्ट होता है। पंचाल सिक्कों की धातु मुख्यतः क्या थी? तो पंचाल जो सिक्के थे उनकी मुख्य जो लैंग्वेज थी, मुख्य धातु, अच्छा धातु पूछ रहे तो तांबा ही होगा, तांबा तीनों में मिला था। स्थानीय सिक्कों का संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से था? तो स्थानीय मुद्रा अर्थव्यवस्था से था। ठीक, अयोध्या, मथुरा और पंचाल सिक्कों की सबसे बड़ी समानता क्या थी? तो सबसे बड़ी समानता यह थी कि ये स्थानीय प्रतीकों का प्रयोग कर रहे थे। स्थानीय सिक्का के माध्यम से कौन सा इतिहास स्पष्ट होता है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तीनों स्पष्ट होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अयोध्या, मथुरा और पंचाल के सिक्के का सबसे बड़ा महत्व क्या था? सबसे बड़ा महत्व क्या होगा? खुद सोचो। स्थानीय राज्यों की राजनीति और आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, यही इसका बिल्कुल 100% सही आंसर होगा। अब हम चलेंगे कौन से टॉपिक पे? अरे यार मैंने लिखा ही नहीं, क्या है? जनरल फीचर ऑफ इंडो ग्रीक। हाँ, अभी एक बचा है। ठीक, इंडो ग्रीक बचा है, इसके बाद हम जंप करेंगे 4th यूनिट पे। ठीक, बस आपका सारे यूनिट कवर हो जाएंगे, झंझट खत्म। तो हाँ, इंडो ग्रीक शासन भारत में किसके बाद आया? तो इंडो ग्रीक किसके बाद आया? हमेशा याद रखना, मौर्यों के बाद इंडो ग्रीक आया, क्योंकि मौर्य भाई तगड़े थे और उसके बाद ये आ गए तुरंत कूद के। इंडो ग्रीक सिक्कों का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ये सबसे प्रमुख विशेषता जो अपने सिक्कों पर शासक की प्रतिमा छाप रहे थे। भारत में सिक्कों पर शासक की प्रतिमा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इन्हीं लोगों ने किया है भाई, क्योंकि इन्हीं लोगों से क्वेश्चन आया है, तो इंडो ग्रीक ने किया। इंडो ग्रीक सिक्कों पर कौन सी दो लिपियाँ मिलती हैं? तो सबसे बात यह है कि ब्राह्मी और खरोष्ठी मिलती है। ठीक, इंडो ग्रीक सिक्कों पर यूनानी भाषा के साथ साथ कौन सी भाषा मिलती है? तो ये प्रकृति भाषा का मिलती है। इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो भाई ये होते हैं, एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ करना मत, मैं म्यूट कहाँ से करूँ भाई, हाँ सॉरी। इंडो ग्रीक सिक्कों के मुख्यतः किस धातु से बने थे? तो भाई ये लोग थोड़ा थे, क्या जानते हो, चांदी और तांबा से बनाते थे, क्योंकि उससे क्या होता था, एक कास्टिंग मेथड यूज़ करते थे। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मेनांडर को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, मिलिंद, और इनका जो एक व्याख्यान है उसका मिलिंदोपन्याह में इसका वर्णन किया गया है। इंडो ग्रीक सिक्कों की आकृति सामान्यतः कैसी होती थी? तो इनकी आकृति गोलाकार होती थी। इंडो ग्रीक सिक्कों पर किस प्रकार के चित्र मिलते हैं? तो ये चित्र होते हैं, कैसे जानते हो, शासक एवं देवता के। इंडो ग्रीक सिक्कों की कला किस कारण प्रसिद्ध है? तो भाई इनकी यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इंडो ग्रीक सिक्कों पर यूनानी देवताओं का यूनानी चित्र क्या दर्शाते हैं? तो ये धार्मिक प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक, इंडो ग्रीक सिक्कों पर भारतीय लिपि का प्रयोग किसका प्रमाण है? ये प्रमाण है भारतीय प्रभाव का। इंडो ग्रीक सिक्कों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो भाई ये भी मुद्रा शास्त्र। इंडो ग्रीक सिक्कों पर राजा की आकृति किस शैली में बनाई जाती थी? तो भाई इसको भी याद रखना, यथार्थवादी, मतलब एकदम बिल्कुल डिट्टो छाप देते थे। और फिर आ रहा है, इंडो ग्रीक सिक्कों से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो उपरोक्त सभी इसका भी आंसर होगा, क्योंकि राजनीतिक इतिहास के बारे में, आर्थिक इतिहास के बारे में और सांस्कृतिक संपर्क के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है।
इंडो ग्रीक सिक्कों पर सबसे प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो प्रयुक्त लिपि भाई यूनानी ही थी। इंडो ग्रीक सिक्कों की प्रमुख विशेषता क्या थी? इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? द्विभाषीय लेख। इंडो ग्रीक सिक्कों का प्रभाव बाद में किन शासकों पर पड़ा? तो भाई कुषाण पे पड़ा, गुप्तों पे पड़ा और शकों पे पड़ा, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक सिक्कों पर देवी एथीना किसका प्रतीक थी? तो देवी एथीना जो युद्ध और बुद्धि की देवी एथीना युद्ध और बुद्धि की प्रतीक थी, जो हमें अभी बुद्धि देंगी और हमारा विपरीत है। युद्ध ग्रीक सिक्कों का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो इनका सबसे बड़ा योगदान चित्रयुक्त सिक्कों का विकास था। इंडो ग्रीक सिक्कों पर शासकों की उपाधियाँ किस भाषा में मेंशन थी? अरे यार किस भाषा में थी यार? यूनानी भाषा में थी। इंडो ग्रीक सिक्कों की ढलाई किस प्रकार की जाती थी? तो अत्यंत कलात्मक, तो इसका हो जाएगा अत्यंत कलात्मक। इंडो ग्रीक सिक्कों में भारतीय प्रतीकों का प्रयोग किसका संकेत है? भारतीय प्रभाव का, तो सांस्कृतिक समन्वय का, मतलब दोनों मिक्सर का। मेनांडर किस कारण प्रसिद्ध था? तो भाई वो प्रसिद्ध था अपने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण। इंडो ग्रीक सिक्कों पर हाथी का चित्र क्या दर्शाता है? भारतीय प्रभाव गलत, युद्ध को दर्शाता है। इंडो ग्रीक सिक्कों में कौन सा धातु कम प्रयोग हुआ है? चांदी, सोना, लोहा। तो भाई सोना का प्रयोग कम हुआ है, ये सिर्फ गुप्ता वाले और कुषाण लोगों ने थोड़ा सा यूज किया था। इंडो ग्रीक सिक्कों की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या है? कि वो अपना चित्र बना देते थे, तो इसमें जीवांत चित्र हो जाएगा। इंडो ग्रीक सिक्कों पर प्रयुक्त भारतीय लिपि कौन सी थी? तो भारतीय लिपि हुआ थी ब्राह्मी और खरोष्टी। इंडो ग्रीक सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उनका प्रमुख उद्देश्य था व्यापारिक लेन देन। इंडो ग्रीक सिक्कों से किस प्रकार की संस्कृति का ज्ञान होता है? तो भाई हमें ज्ञान होता है भारतीय यूनानी मिश्रित संस्कृति का। इंडो ग्रीक सिक्कों की आकृति समानता किसकी थी भाई? गोलाकार की थी। इंडो ग्रीक सिक्कों पर यूनानी देवताओं के चित्रण किसका प्रमाण है? ये प्रमाण है यूनानी धार्मिक प्रभाव के। इंडो ग्रीक सिक्कों पर द्विभाषी लेख क्यों अंकित किए जाते थे? क्योंकि स्थानीय जनता हेतु दोनों तरीके की, मतलब वहाँ यूनानी ग्रीक के भी लोग थे और यहाँ के भी लोग थे, तो इसलिए दो भाषाएं की थी। इंडो ग्रीक सिक्कों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका ऐतिहासिक महत्व सांस्कृतिक संपर्क का प्रमाण है। इंडो ग्रीक सिक्कों की तकनीकी ने किसे प्रभावित किया? तो सबसे पहले इन्होंने प्रभावित किया कुषाण और शकों को, क्योंकि बाद में देखा गया कि उनके कल्चर में भी इनका प्रभाव था। इंडो ग्रीक सिक्कों पर घोड़े का चित्र क्या दर्शाता है? घोड़े का चित्र दर्शाता है उनकी सैन्य शक्ति को। इंडो ग्रीक सिक्कों की सबसे बड़ी प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो इनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक विशेषता शासन की पहचान स्पष्ट करना। इंडो ग्रीक सिक्कों के माध्यम से किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? उपरोक्त डी, मतलब सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास। तो उपरोक्त डी मतलब सबका सही आंसर है। और मैंने इसको आगे के लिए लिखा था और ये यहाँ आ गया, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, बहुत नीचे जाएगा, कोई बात नहीं है। इसको हटा दिया। इंडो ग्रीक सिक्कों पर भारतीय प्रतीकों का प्रयोग क्या दर्शाता है? भारतीय जनता का संपर्क, सही है। इंडो ग्रीक सिक्कों का सबसे बड़ा प्रमुख धार्मिक प्रभाव क्या था? तो भाई ये था यूनानी धर्म। इंडो ग्रीक सिक्कों पर राजा का चित्रण किस ओर होता था? अग्र पर होता था, तो सही एकदम अग्रभाग पर होता था। इंडो ग्रीक सिक्कों की सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता व्यापारिक सुविधा है कि इनके यहाँ व्यापारिक सुविधा अच्छी थी। इंडो ग्रीक सिक्कों की खोज मुख्यतः कहाँ हुई? तो याद रखना ये उत्तर पश्चिम भारत में हुई। इंडो ग्रीक सिक्कों पर हाथी और बैल जैसे प्रतीक किसका प्रमाण थे? तो हाथी और बैल जैसे प्रमाणित उनके भारतीय होने का प्रमाण, मतलब भारतीय कल्चर का प्रभाव था। इंडो ग्रीक सिक्कों की कलात्मकता किस कारण महत्वपूर्ण है? यथार्थवादी चित्रण, हाँ एकदम सही है। इंडो ग्रीक सिक्कों पर प्रयुक्त यूनानी भाषा किसका प्रमाण है? तो उसका प्रमाण है यूनानी राजनीतिक प्रभाव का। इंडो ग्रीक सिक्कों पर कौन सा तत्व भारतीय संस्कृति से लिया गया था? तो भाई ये लिया गया था प्रतीक और लिपि से। इंडो ग्रीक सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता था? इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। इंडो ग्रीक सिक्कों से किस प्रकार का संपर्क स्पष्ट होता है? तो ये होता है भारतीय और यूनानी, मतलब भारत और यूनान की सांस्कृतिक का संपर्क। इंडो ग्रीक सिक्कों का सबसे बड़ा योगदान भारतीय मुद्रा प्रणाली में क्या था? तो भाई ये चित्रयुक्त द्विभाषी सिक्कों का प्रमाण था। अब हमारी आती है यूनिट 4, ठीक, बाहरी डिमांड है इसकी। सातवाहन वंश के प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो सातवाहन वंश का जो प्रमुख क्षेत्र था वो दक्कन का क्षेत्र था। सातवाहन सिक्कों की मुख्य किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा और सीसा का, याद रखना। सातवाहन सिक्कों में प्रयुक्त प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो जो प्रमुख भाषा थी वो प्राकृतिक थी।
सातवाहन सिक्कों पे कौन सी लिपि का प्रयोग मिलता है, तो वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। सातवाहन सिक्कों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, प्रमुख विशेषता जहाज का चित्र था, तो जो इनको मैरीटाइम ट्रेड को दर्शाता था। सातवाहन सिक्कों पर जहाज का चित्र किसका प्रतीक था, वो युद्ध व्यापार, समुद्री व्यापार, हाँ सॉरी युद्ध व्यापार बोल रहा हूँ। सातवाहन सिक्कों से किसका ज्ञान प्राप्त होता है, तो सातवाहन सिक्कों से हमें राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक तीनों का ज्ञान प्राप्त होता है, हम ज्ञानी बन जाते हैं। सातवाहन सिक्कों का प्रमुख आकार कैसा था, गोलाकार था। सातवाहन सिक्कों पर हाथी का चित्रण क्या दर्शाता था, युद्ध शक्ति दर्शाता था। सातवाहन सिक्कों का अध्ययन किस विषय के अंदर किया जाता है, मुद्रा शास्त्र के अंदर किया जाता है। सातवाहन सिक्कों पर किस धर्म का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, तो वैष्णव धर्म और शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों का हमें प्रभाव दिखाई देता है। सातवाहन सिक्कों पर स्मूथ का चित्र किसका प्रतीक है, बौद्ध धर्म का प्रतीक है। सातवाहन सिक्कों में शीशे का प्रयोग विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है यह सस्ता है और यह दक्षिण भारत में उपलब्ध था, व्यापार हेतु उपयोगी था, ठीक। सातवाहन सिक्कों पर उज्जैन चिन्ह किसका प्रतीक था, यह प्रतीक था व्यापारिक संपर्क का। सातवाहन सिक्कों की सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता क्या थी, इनकी सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता थी ये व्यापारिक विस्तार कर रहे थे। सातवाहन सिक्कों पर राजा का नाम किस भाषा में अंकित था, तो ये था प्राकृतिक भाषा में। सातवाहन सिक्कों से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है, तो ये हमें मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है। सातवाहन सिक्कों पर बने प्रतीक किससे संबंधित थे, तो ये धार्मिक और राजनीतिक और व्यापारिक से तीनों से संबंधित थे। सातवाहन सिक्कों की प्रमुख धार्मिक विशेषता क्या थी, तो ये बौद्ध प्रतीकों का प्रयोग था। सातवाहन सिक्कों पर चैत्य का चित्र किसका प्रतीक था, तो वो प्रतीक थे भाई किसका, बौद्ध धर्म के, ठीक। सातवाहन सिक्कों पर घोड़े का चित्र क्या दर्शाता है, तो ये घोड़े का जो चित्र है यह दर्शाता है कि सैन्य शक्ति वहाँ की कैसी थी। सातवाहन सिक्कों की सबसे बड़ी राजनीतिक विशेषता क्या थी, ये उपरोक्त सभी शासकीय समुद्री स्थानीय नियंत्रण था इनका। सातवाहन सिक्कों पर प्रयुक्त उज्जैन चिन्ह किसका प्रतीक था, चारों भागों में विभाजित क्रास, जो 4 भागों में विभाजित क्रास था वही उज्जैन का प्रतीक था। सातवाहन सिक्कों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता था, तो ये व्यापारिक लेन देन के लिए होता था। सातवाहन सिक्कों पर जहाज का चित्र किस बात का प्रमाण है, समुद्री व्यापार का, ठीक। सातवाहन सिक्कों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व दक्कन के आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है इनके सिक्कों से। सातवाहन सिक्कों पर सिंह का चित्र क्यों क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि वहाँ की शक्ति और राजत्व कैसा था। सातवाहन सिक्कों में कौन सी धातु कम प्रयोग की गई है, तो वह है सोना। सातवाहन सिक्कों से किस व्यापार का प्रमाण मिलता है, तो ये समुद्री व्यापार, स्थल व्यापार और विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है, तो उपरोक्त सभी। सातवाहन सिक्कों पर आधारित धार्मिक प्रतीक का उद्देश्य क्या था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक पहचान। सातवाहन सिक्कों पर हाथी का चित्र किस चीज़ का प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शक्ति का प्रतीक है, हाथी शक्ति का प्रतीक है। सातवाहन सिक्कों की ढलाई किस प्रकार से की जाती थी, तो साधारण कलात्मक तरीके से, तो कलात्मक इसका सही होगा। सातवाहन सिक्कों पर प्रयुक्त भाषा किसका प्रमाण था, तो इसका प्रयुक्त भाषा जो था भाई किसका प्रमाण था, स्थानीय सांस्कृतिक प्रभाव का। सातवाहन सिक्कों से किस धर्म की विशेषता का प्रभाव स्पष्ट होता है, तो बौद्ध धर्म का। सातवाहन सिक्कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था, तो भाई ये सातवाहन शासकों द्वारा किया जाता था। सातवाहन सिक्कों की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विशेषता क्या थी, ये धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कर रहे थे, पंच चिन्हों का प्रयोग कर रहे थे। सातवाहन सिक्कों से किस प्रकार के इतिहास का अध्ययन की जानकारी मिलती है, तो भाई तीनों, आर्थिक, धार्मिक, ये कहीं मिले तीनों मारो, ठीक। सातवाहन सिक्कों पर बने जहाज के चित्र किस क्षेत्र के विकास को दर्शाते थे, तो समुद्री व्यापार। कितनी बार आ चुका यार ये क्वेश्चन। सातवाहन सिक्कों पर चैत्य और स्फूर्त के चित्र किस चीज़ का प्रमाण मिलते हैं, तो ये बौद्ध धर्म का प्रमाण मिलते हैं। सातवाहन सिक्कों की सबसे बड़ी प्रशासनिक विशेषता क्या थी, शासकीय नियंत्रण। सातवाहन सिक्कों पर बैल का चित्र किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो वो शक्ति और धर्म को। सातवाहन सिक्के की खोज मुख्यतः कहाँ हुई है, तो वो हुई है दक्कन के क्षेत्र में। सातवाहन सिक्कों पर उज्जैन चिन्ह किसका प्रमाण है, तो व्यापारिक संपर्क का प्रमाण है। सातवाहन सिक्कों का सबसे बड़ा आर्थिक योगदान क्या है, भाई ये व्यापारिक विकास का है। सातवाहन सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि कौन सी है, तो ये जो लिपि है ब्राह्मी है, ठीक। सातवाहन सिक्कों पर बने प्रतीक किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये प्रतीक है किस चीज़ का जानते हो, ये धार्मिक और राजनीतिक विचार के प्रतीक हैं। सातवाहन सिक्कों पर शीशे का प्रयोग किस कारण विशेष माना जा सकता है, तो भाई सस्ता था, ये भी सही है। स्थानीय प्रयोग बढ़िया मिल रहा था, दक्षिण भारत में उपलब्ध था, तो उपयोग सभी हो जाएगा इसका सही।
सातवाहन सिक्कों की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? प्रतीकों का विविधता। ठीक, सातवाहन सिक्कों का संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से था? व्यापारिक अर्थव्यवस्था से था। सातवाहन सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो जो था दक्कन में राजनीतिक आर्थिक धार्मिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती थी। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया है, इसी यूनिट का है लेकिन दूसरा टॉपिक है जनरल फीचर ऑफ द कुषाण कॉइन्स। ठीक, अभी मेरे पास 100 क्वेश्चन है मुझे कराने हैं भाई। कुषाण शासकों का संबंध किस मूल क्षेत्र से था? तो वो मध्य एशिया से था। जो कुषाण थे उनका संबंध मूल एशिया से था, याद रखना। कुषाण सिक्कों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उनकी प्रमुख विशेषता थी स्वर्ण सिक्कों का बेपास प्रचलन था। भारत में बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम और राजवंश कौन सा था? तो वो कुषाण ही होगा, याद रखना। कुषाण स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे? वो दिनार कहते थे। कुषाण सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग मिलता है? तो ये भाई यूनानी भाषा बख्तियारी भाषा का प्रमाण मिलता है। कुषाण सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? तो जो प्रयुक्त लिपि थी वो ग्रीक लिपि थी। ठीक, कुषाण सिक्कों पर किस प्रकार के देवताओं के चित्रण मिलते हैं? तो उपरोक्त सभी, ईरानी भी, यूनानी भी, भारतीय भी। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क किस कारण प्रसिद्ध थे? तो वो अपने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध थे। कुषाण सिक्कों की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? ये थी यथार्थवादी चित्रण। ठीक, कुषाण सिक्कों की बुद्ध की आकृति किस शासक के समय में मिलती है? तो भाई ये कनिष्क के समय में मिलती है। कुषाण सिक्कों पर शिव को किस नाम से दर्शाया गया है? तो वो ओयोशो के नाम से दर्शाया गया है। कुषाण सिक्कों के किसका ज्ञान होता है? कुषाण सिक्कों से किसका ज्ञान होता है भाई? तो वो, एक मिनट रुक जाओ भाई। कुषाण सिक्कों से किस चीज़ की जानकारी मिलती थी? तो हमें उपरोक्त सभी व्यापारिक राजनीतिक धार्मिक तीनों चीज़ की जानकारी मिलती थी। कुषाण सिक्कों की प्रमुख धातु कौन सी थी? वो प्रमुख धातु थी सोना चांदी तांबा। ठीक, तीनों थी। कुषाण सिक्कों पर अग्नि देवता का चित्र किस प्रभाव को दर्शाता है? तो ये ईरानी प्रभाव को दर्शाता है। कुषाण सिक्कों की सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। कुषाण सिक्कों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो भाई ये मुद्रा शास्त्री होगा, चाहे जो हो, कुषाण हो, चाहे सातवाहन हो, चाहे कोई भी हो, दम्बरा हो, अध्यय हो, कोई भी हो, मथुरा। कुषाण सिक्कों पर यूनानी देवताओं का चित्रण किस चीज़ का प्रमाण है? ये प्रमाण है वहाँ यूनानी संस्कृति के प्रभाव का। कुषाण सिक्कों पर भारतीय देवताओं का चित्रण किस चीज़ का संकेत है? ये संकेत है भारतीय संस्कृति के संपर्क का। कुषाण सिक्कों की सबसे प्रमुख धार्मिक विशेषता क्या थी? ये थी इनकी विभिन्न धर्मों के देवताओं का चित्रण। कुषाण सिक्कों पर राजा को किस रूप में दर्शाया गया था? तो भाई उपरोक्त सभी हो जाएगा, योद्धा के रूप में, संरक्षक और शक्तिशाली शासक के रूप में। कुषाण सिक्कों पर नाना किस की देवी थी? नाना जो थी वो ईरानी देवी थी। कुषाण सिक्कों को सबसे बड़ी राजनीतिक महत्व क्या था? तो सबसे बड़ी राजनीतिक महत्व साम्राज्य की शक्ति प्रदर्शन थी भाई। कुषाण सिक्कों पर सूर्य देवता का चित्रण किस प्रभाव को दर्शाता है? जो सूर्य देवता का है वो यूनानी प्रभाव भारतीय प्रभाव को दर्शाता है। कुषाण सिक्कों में किस धातु का प्रयोग कम हुआ है? तो वो भाई है डी, लोहा का प्रयोग नहीं हुआ है। कुषाण सिक्कों पर राजा की आकृति सामान्यतः कहाँ होती थी? अग्रभाग पर। कुषाण सिक्कों पर देवता की आकृति सामान्यतः कहाँ पे होती थी? पश्चिम भाग पर। बहुत सही। कुषाण सिक्कों की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विशेषता क्या थी? तो सबसे बड़ी सांस्कृतिक विशेषता थी सांस्कृतिक समन्वय, मतलब मिक्सचर ऑफ द कल्चर। कुषाण सिक्कों से किस व्यापार का प्रमाण मिलता है? तो स्थल, समुद्री, सोमन, तीनों चीज़ का हमें जानकारी मिलती है। कुषाण सिक्कों की कलात्मकता किस कारण प्रसिद्ध है? तो जीवंत आकृतियों के कारण। कुषाण सिक्कों पर प्रयुक्त भाषा किसका प्रमाण है? तो ये जो है विदेशी प्रभाव का प्रमाण है। कुषाण सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये प्रमुख उद्देश्य था इनका व्यापारिक लेन देन। कुषाण सिक्कों पर बुद्ध की आकृति किस धर्म का प्रभाव दर्शाती है? तो ये हमारे बौद्ध धर्म का प्रभाव को दर्शाती है। कुषाण सिक्कों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये है सांस्कृतिक समन्वय का प्रमाण। कुषाण सिक्कों पर शिव और नंदी का चित्र किसका प्रमाण है? जो ये प्रमाण है शिव का प्रभाव, शैव प्रभाव। कुषाण सिक्कों को किस प्रकार से इतिहास का अध्ययन होता है? तो ये भाई आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तीनों का अध्ययन होता है हमें। कुषाण सिक्कों की प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या थी? ये जो थे स्वर्ण मुद्रा प्रणाली थी यहाँ पे, तो भाई इनकी इकॉनमी बहुत अच्छी थी। कुषाण सिक्कों पर प्रयुक्त देवताओं की विविधता क्या दर्शाती है? धार्मिक सहिष्णुता। कुषाण सिक्कों पर खड़े हुए राजा का चित्र क्या दर्शाता है? शासकीय शक्ति। कुषाण सिक्कों की खोज मुख्यतः कहाँ हुई थी? ये याद रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उत्तर पश्चिम भारत में। अरे गलत नहीं है यार, इम्पोर्टेंट है भाई, क्या यार। कुषाण सिक्कों पर अग्नि वेदी का चित्र किस चीज़ का प्रतीक था? ईरानी धार्मिक प्रभाव का प्रतीक था। कुषाण सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता था? तो भाई ये कुषाण का शासकों द्वारा। कुषाण
सिक्कों की सबसे बड़ी प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो ये सबसे बड़ी प्रशासनिक विशेषता थी क्या? राजकीय नियंत्रण। कुषाण सिक्कों पर प्रयुक्त बाक्ट्री भाषा किस लिपि में लिखी गई थी? तो ग्रीक लिपि में लिखी गई थी। कुषाण सिक्कों में किस विदेशी संपर्क का प्रमाण मिलता है? कुषाण सिक्कों में किस विदेशी, रोमन का भी मिलता है, यूनानी का भी मिलता है, ईरानी का भी मिलता है, तीनों का मिलता है। कुषाण सिक्कों का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व क्या है? तो ये भाई विभिन्न धर्मों का समन्वय है। कुषाण सिक्कों पर प्रयुक्त चित्र किस प्रकार के थे? तो भाई ये यथार्थवादी थे। कुषाण सिक्कों का सबसे बड़ा व्यापारिक महत्व क्या था? सबसे बड़ा महत्व था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। कुषाण सिक्कों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो ये कनिष्क थे, सबसे बहुत प्रसिद्ध थे। कुषाण सिक्कों की बड़ी सांस्कृतिक लेन देन क्या थी? तो भाई ये भारतीय, यूनानी और ईरानी संस्कृति का समन्वय था। कुषाण सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय मुद्रा प्रणाली में क्या था? सबसे महत्वपूर्ण क्या था जानते हो? स्वर्ण मुद्रा का व्यापक विकास। अब आ गया है जनरल फीचर ऑफ द गुप्ता कॉइन, इसको भी हम कवर कर लेंगे अप्रॉक्स 5 मिनट में। गुप्ता कालीन सिक्कों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये जो है कलात्मकता थी। गुप्ता शासकों के मुख्य धातु के सिक्के जारी किए, तो भाई सोना, ये भी बहुत बड़े लोग थे। गुप्ता कालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? है नहीं था, दिनार। गुप्ता सिक्कों पर प्रयुक्त प्रमुख भाषा कौन सी थी? सांस्कृतिक भाषा थी। गुप्त सिक्कों पर कौन सी लिपि का प्रयोग मिलता है? तो ये था भाई ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। गुप्त कालीन सिक्कों पर किस देवी का चित्र सबसे अधिक बार मिलता है? तो भाई लक्ष्मी माता का चित्र बहुत बार मिलता है। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? तो भाई बिना आकृति, ये तो ऐसा होगा यथार्थवादी चित्र, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें किस रूप में दर्शाया गया है? तो भाई अश्वमेघ वीरता के रूप में, योद्धा के रूप में, बीड़ा वादक के रूप में, तो इसका हो जाएगा सभी। गुप्त सिक्कों पर अश्वमेघ मेध प्रकार का सिक्का किस यज्ञ से संबंधित था? तो वो था सोम यज्ञ से, नहीं सोम यज्ञ से नहीं हुआ, अश्वमेघ यज्ञ से हो जाएगा। गुप्त सिक्कों को से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो भाई आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों का ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्त सिक्कों पर गरुड़ का चित्र किस धर्म का प्रतीक है? तो जो गरुड़ का चित्र है वो वैष्णव धर्म का प्रतीक है। गुप्तकालीन सिक्कों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता था? तो वो मुद्रा शास्त्री होगा विशेष का आंसर। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता क्या थी? तो सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता थी स्वर्ण मुद्रा प्रणाली। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मिलता है? तो लक्ष्मी माता का भी मिलता है, सिंह का भी मिलता है, सिंहवत का भी मिलता है, गरुड़ का भी मिलता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। गुप्त सिक्कों पर प्रयुक्त भाषा किसका प्रमाण है? तो ये प्रमाण है संस्कृति के उत्कर्ष का। गुप्त सिक्कों की प्रमुख धार्मिक विशेषता क्या थी? तो ये थे वैष्णव पर प्रभाव था इस पे। समुद्रगुप्त के बीड़ा प्रकार सिक्का क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं कला और प्रेम को। गुप्त सिक्कों पर राजा का समन्वय किस रूप में दर्शाया गया है? तो ये योद्धा के रूप में, धार्मिक संरक्षक के रूप में और विजेता के रूप में, तीनों हो जाएगा इसका आंसर। गुप्तकालीन सिक्कों किस धातु से बनी होती थी? सोना, चांदी, तांबा। प्रयोग कम हुआ है, पढ़ लेना नहीं तो पढ़ जाए, हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सॉरी। लोहा। गुप्ता सिक्कों की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विशेषता क्या थी? तो वो थी कला और धर्म का समन्वय। गुप्त सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र क्या दर्शाता है? समृद्धि दर्शाता है, ठीक। गुप्त सिक्कों पर अश्वमेघ घोड़े का चित्र किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये प्रतीक है शाही शक्ति का प्रतीक है। गुप्त सिक्कों की प्रमुख आकार कैसी थी? तो भाई इनकी जो आकार थी वो गोलाकार। गुप्तकालीन सिक्कों पर किस प्रकार की कला दिखाई देती है? तो वो थी उत्कृष्ट भारतीय कला। गुप्त शासकों की सबसे बड़ी प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो वो था शासकीय नियंत्रण, सबसे बड़ा मतलब विशेषता इनकी थी शासकीय नियंत्रण। गुप्त सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये लोग थे भाई शक्तिशाली, तो गुप्त शासकों द्वारा किया जाता था। गुप्त सिक्कों पर सिंहवध किस शासक से संबंधित है? सिंहवध भाई किससे संबंधित? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। गुप्त सिक्कों पर राजा की आकृति सामान्य कैसी होती थी? तो कैसी होगी? अग्रभाग पर होगी भाई, भगवान को पीछे रखो, हम आगे रहेंगे। गुप्त सिक्कों पर देवी की आकृति सामान्यतः कहाँ होती थी? देवी की भाई ये तो पश्च भाग पर होगी। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता क्या थी? भारतीय कला का उत्कर्ष। गुप्त सिक्कों पर गरुड़ ध्वज किसका प्रतीक था? गरुड़ ध्वज था वैष्णव धर्म का प्रतीक। गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व क्या था? सबसे बड़ा राजनीतिक साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन। गुप्त सिक्कों से किस प्रकार के इतिहास का अध्ययन किया जाता है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी, राजनीतिक, आर्थिक, तीनों चीज़ का भाई अध्ययन होगा कहीं भी हो। गुप्तकालीन सिक्कों पर सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग किसका प्रमाण है? तो सांस्कृतिक का उत्कर्ष हो चुका था, इस चीज़ का प्रमाण है। कुमार गुप्त के सिक्कों पर कौन सा देवता मिलता है? तो कुमार गुप्त कार्तिकेय देवता मिलते हैं। पीकॉक भी मिलता है नहीं।
गुप्तकालीन सिक्कों की सबसे बड़ी आर्थिक देन क्या है? तो सबसे बड़ी आर्थिक देन स्वर्ण मुद्रा प्रणाली का विकास है भाई। गुप्त सिक्कों की कला किस कारण प्रसिद्ध थी? उनकी सूक्ष्म एवं सुंदर आकृतियों के कारण प्रसिद्ध थी। गुप्त सिक्कों पर वीणा जाते हुए राजा का चित्र किस शासक का था? और समुद्रगुप्त को ढूंढ कर टिक कर देना सही हो जाएगा। गुप्त सिक्कों का प्रमुख धार्मिक प्रभाव क्या था? तो प्रमुख धार्मिक प्रभाव वैष्णव धर्म था। ठीक। गुप्त सिक्कों की खोज मुख्यतः कहाँ हुई? तो भाई उत्तर भारत में हुई। गुप्त सिक्कों भी इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ है भाई। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन क्या थी? भारतीय काल का विकास। गुप्त सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्रण किसका प्रतीक था? तो ये प्रतीक था समृद्धि और वैभव का। गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा व्यापारिक महत्व क्या था? सबसे बड़ा व्यापारिक महत्व था मुद्रा प्रणाली को मजबूत बनाना। गुप्त सिक्कों पर प्रयुक्त प्रतीक किसका संकेत देते हैं? तो ये संकेत देते हैं धार्मिक और राजनीतिक विकास विचार का। गुप्त सिक्कों की सबसे प्रमुख धार्मिक नीति क्या दर्शाती है? वैष्णव धर्म, धार्मिक सही, तीनों सही है। ठीक, तीनों सही मारो। गुप्त सिक्कों पर अश्वमेध प्रकार से किस सिक्के में प्रमाण मिलता है? तो भाई राजकीय शक्ति। गुप्त सिक्कों पर अश्वमेध प्रकार के सिक्के किस चीज़ का प्रमाण है? कि ये बहुत मजबूत थे, इनका जो शासन था बहुत मजबूत था। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी कलात्मक देन क्या है? कलात्मक देन भारतीय शैली का उत्कर्ष है। ठीक। गुप्त सिक्कों पर राजा के युद्ध दृश्य किसका प्रतीक थे? तो ये प्रतीक थे वीरता का। ठीक। गुप्तकालीन सिक्कों की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? तो ये विशेषता मानी जाती है इनकी कलात्मक की उत्कृष्टता का। गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये गुप्तकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं। इसी के साथ में हमारी जो कथा है वो समाप्त हुई। ठीक है, अब हम आपको प्रसाद देंगे एग्ज़ाम के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। सो बाय।